हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर आ जाएगा स्टैच्यू किसको बोलते हैं। स्टैच्यू कहते हैं जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैच्यू। जो पार्लियामेंट के लॉज को इंटरप्रेट करता है उसे स्टैच्यूटोरी इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दिस इज डन बाय ये करता कौन है इंटरप्रिटेशन? जुडिशरी या जजेस। Judges have the authority to interpret the laws made by the parliament. मतलब इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि वो उनके मीनिंग्स देखते हैं, इस लॉ का, उस लॉ की बेस पे डिसीजंस देते हैं। तो अगर वही अगर इंटरप्रेट नहीं करेंगे, उन्होंने क्या समझा उस लॉ से, ये इंटरप्रिटेशन। हाउ डू दे इंप्लीमेंट दोज लॉज, ठीक है, and how they give their verdict or decisions on the basis of the laws made by the parliament. ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रिटेशन होती है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं और आए भी हैं, आ भी चुके हैं। आप ये देखें कि इसमें समर विंटर हर सीजन में कोई ना कोई सवाल आया। इस दफा 20 सवाल आने के चांस हैं इसमें से 10 नंबर का, क्योंकि जो विंटर में आया था वो सवाल सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के से सवाल थे, वो बड़े सवाल थे ही नहीं। क्योंकि उससे पहले लास्ट समर में जो सवाल आए थे वो 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी जो है दोबारा इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन में भी कंपलसरी वाला पोर्शन आ सकता है, यहाँ से कंपलसरी वाला पोर्शन भी बन सकता है। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चैप्टर, जैसे अमार कह रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है, ऑल्दो ये है नहीं है, इसमें चीजें याद करने वाली थोड़ी ज्यादा है। इसमें इस टॉपिक के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रिटेशन की कैसे जाती है, वेज, कॉमन लॉ के रूल्स क्या है, कॉमन लॉ के रूल्स क्या है, पहले नंबर पे इस पे सवाल बनता है। इंटरप्रिटेशन के कॉमन लॉ रूल्स क्या है, इंटरप्रिटेशन के लैंग्वेज रूल्स क्या है, और तीसरा इंटरप्रिटेशन के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स क्या है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स क्या है, ये सबसे मेन पोर्शन है जहां से सवाल बनते हैं। 10-10 नंबर के, 15 नंबर के ये पोर्शन हैं जिनसे सवाल बनता है। इसके अलावा 1-2 मार्क्स पे आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो मैं चैप्टर से गो थ्रू करूंगा, स्किम करूंगा, तो उसमें से मुझे फर्दर आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? पहले सवाल आता है कि डिस्क्राइब हाउ लिटरल रूल एंड पर्पसिव अप्रोच हेल्प जजेस टू इंटरप्रेट स्टैट्यूज। स्टैट्यूज किसको बोलते हैं? लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। वो कहता है कि हाउ का मतलब क्या है, सवाल पढ़ना है, समझना है आपने, कैसे जज अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 2 चीजों का होना जरूरी है। एक तो ये पता होना चाहिए कि लिटरल रूल होता क्या है, फिर इसका एक केस लॉ भी आना चाहिए। ये चैप्टर अमार साहब को मुश्किल पता क्यों लगता है? क्योंकि इसमें केस लॉज हैं। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट और इन दोनों में केस लॉज हैं। अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा। हाउ लिटरल रूल एंड पर्पसिव अप्रोच हेल्प जजेस टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट। लिटरल रूल होता क्या है? When judges use the giving dictionary words their meanings को plain and as it ordinary is meaning. डिक्शनरी मीनिंग के निकाल के किसी वर्ड का जो जज की इंटरप्रिटेशन बनती है उसे लिटरल रूल कहते हैं। यही होती है आपकी लिटरल रूल के अंदर। अब इसको लिंक किसे करना है आपने? हाउ इट हेल्प जजेस टू इंटरप्रेट, बिकॉज द डिक्शनरी मीनिंग्स आर द मोर रिलायबल थिंग। Therefore, when judges use the literal meaning of a word, it gives more clear perception to the judges to decide something. इसमें लंदन
बोरो कौंसल वाला, लंदन नॉर्थ ईस्ट रेलवे वाला और बेरीमैन का केस सबसे फेमस केस है, बार बार 10-15 जगह पे ये केस आता है। और इस केस में क्या था, वो वाला केस है जिसमें एक कंपनसेशन किसी औरत ने डिमांड की थी, और वो ब्रिक्स जो है उसका कोई पीस लगा था, और वो ब्रिक्स जो है उस पीस से उस बंदे का की डेथ हो गई थी, उसके हस्बैंड की। तो इस वजह से वो कंपनसेशन डिमांड कर रही थी। तो फिर लिटरल मीनिंग लॉ में ये लिखा हुआ था कि एनीथिंग विच इज, वो सबसे मेन चीज क्या थी कि लॉ में लिखा हुआ था कि कोई भी पर्सन लुक आउट शुड बी प्रोवाइडेड मेन फॉर वर्किंग ऑन नियर द रेलवे लाइन फॉर द पर्पसेस ऑफ रीलेइंग एंड रिपेयरिंग इट। अब यहाँ पे जो वर्ड कॉनोटेशन थी वो ये थी कि रीलेइंग और रिपेयरिंग। ऑयलिंग जो थी, जो बंदा वो कर रहा था, जो काम जिसकी डेथ हुई थी, वो बंदा ऑयलिंग कर रहा था। ऑयलिंग क्या रिपेयरिंग होती है? नहीं, ऑयलिंग उन्होंने कहा ना ही रिपेयरिंग है ना ही रिलेइंग है। तो इसलिए ऑयलिंग का जो केस था वो इन दोनों लिटरल मीनिंग के अंदर अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से बेरीमैन की क्लेम क्या हो गई थी? फेल हो गई। मिसिस बेरीमैन की क्लेम जो है वो फेल हो गई। इधर क्या, ये इसका एग्जांपल होगी। परपसिव अप्रोच क्या होती है? परपसिव अप्रोच वैसे तो कहते हैं किसको है? परपसिव अप्रोच कहते हैं कि जब आप किसी भी वर्ड जो होता है, जो कोई भी आपके पास, जज के पास ऐसी कंडीशन आती है कि जज मीनिंग्स, डिक्शनरी मीनिंग फेल हो जाते हैं, आपकी गोल्डन रूल फेल हो जाता है, आपका मिस्ट्री रूल फेल हो जाता है, तो फिर जज अपनी रैशनल अप्रोच, रीजनेबलनेस के टेस्ट को अप्लाई करते हुए जज जो है वो उस लॉ की या उस पर्टिकुलर केस को इंटरप्रेट करते हैं बाय लिंकिंग द लॉज एंड बाय कनेक्टिंग द एग्जिस्टिंग लॉज विद देयर ऑन कॉमन सेंस एंड गिव वर्डिक्ट। पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या थी? पर्पसिव का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया था तो उस वक्त उसका पर्पस क्या था? वो पर्पसिव अप्रोच के अंदर जाते हैं फिर। तो जज, इसमें जज की रैशनैलिटी तो आ जाती है कि नहीं आती? जज की रैशनैलिटी, जज की रैशनैलिटी आती है इसमें या नहीं आती? जज क्योंकि पार्लियामेंट के पर्पस को देख रहे हैं तो जज जो है वो इसके अंदर अपनी इंटेंशन को शामिल करता है। पर्पसिव अप्रोच के ऊपर हमारे पास केस जो है आर वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ और हेल्थ वाला जो है, लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड डिसाइडेड दैट ऑर्गेनिजम्स जो हैं created by cell nuclear replacement CNR came within the definition of embryo in the Human Fertilization and Embryology Act 1990. Section 1A of this act states the embryo means a live human embryo where fertilization is complete. CNR was not possible in 1990 when the act was passed. The problem is that the fertilization is not used in CNR. लॉर्ड बिंघम जो है उसने कहा था कि भाई उस वक्त जब ये लॉ बना था उस वक्त तो ये चीज थी नहीं, तो इसलिए उसने अपनी रैशनल अप्रोच को यूज करते हुए इस केस का फैसला किया। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन वाले केस का, इसमें सबसे इजी केस आपके लिए याद करना जोन्स वर्सेस बूट होगा। तो इसमें क्या है कि फिजिकली और वर्बली वो ब्लैक वर्कर को जो है वो मारा था वर्क प्लेस के अंदर। तो वर्क प्लेस के अंदर जो है, क्या उसका जो ओनर होता है, जो वर्क प्लेस का ओनर होता है, क्या उसको आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ये मेन चीज होती है। तो इसके अंदर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के वर्ड को इंटरप्रेट किया था और वो जज ने अपनी मर्जी से जो है, कोर्ट ऑफ अपील रूल दैट पार्लियामेंट्स इंटेंशन व्हेन पासिंग द एक्ट वाज टू eliminate discrimination in the workplace. This would not be achieved by giving a narrow interpretation to the word course of employment. As a result, the employer were held liable. जी बेटा, जी बेटा, इज इट क्लियर? यहां तक हमारे पास ये दोनों पर्पसिव और इन अप्रोचेस के ऊपर बात होगी। अब इसके बाद है असेस द एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ लिटरल रूल एंड पर्पसिव अप्रोच। अब इसके जनरल एडवांटेज क्या है लिटरल रूल के? जनरल एडवांटेज के अंदर सबसे पहले इजी टू इंटरप्रेट होता है, देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर इन इट। एरर के चांसेस हैं लिटरल रूल के अंदर, कम से कम एरर होते हैं। इट फॉलोज द
real wording of the parliament. So the rule follows the words of parliament has used and it is interpreted in the same meaning. Same meaning के अंदर इसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है. तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है. Using literal rule should make the laws more certain. आप उसमें आपका अपना सब्जेक्टिव अप्रोच जज की नहीं डाल सकता. जज अपना व्यू तो नहीं दे सकता, तो इसलिए ये सब्जेक्टिविटी से पाक होता है. इसके अंदर सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट नहीं आता. लेकिन इसका लिटरल रूल से डिसएडवांटेज ये होता है कि समटाइम्स पार्लियामेंट जो है यूज दैट वर्ड, द वर्ड विच इज नॉट फिट इन दैट पर्टिकुलर लॉ. तो फिर क्या होगा, आपका लॉ की इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी या नहीं होगी. अगर पार्लियामेंट ने उस लॉ में मीनिंग, वो जो वर्ड यूज किया वो वर्ड ही वहां पे मिसफिट है, तो पार्लियामेंट की इंटेंशन क्लियर होगी वहां पे. पार्लियामेंट जो है वो खुद ही गलत लॉ बना रही है. When the law is drafted, it is not always possible to cover every situation that Parliament is intended. तो इसलिए पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो सारे सर्कमस्टेंसेस को एनकम्पास नहीं करता. वो वर्ड जो है ऑलरेडी लिमिटेड होता है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी लिमिटाइज कर देता है. तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर. वर्ड्स में हैव मोर देन वन मीनिंग, तो आप कौन सा भी मीनिंग यूज करेंगे फिर तो आपकी इंटरप्रिटेशन फ्लॉड हो जाएगी. इसके अंदर आप जो मीनिंग आप यूज करना चाह रहे हैं मे बी वो वहां पे मिसफिट हो जाए. ये भी इसका डिसएडवांटेज है. इसके अलावा अनफेयर डिसीजंस हो सकते हैं इससे. ये भी इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अनफेयर डिसीजंस बाय द जज. अगर जज सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पे रिलाई करेगा तो जो भी मे बी वो डिक्शनरी मीनिंग मिसफिट हो और उसकी वजह से अनफेयर डिसीजंस. इसी तरह पर्पसिव अप्रोच के क्या नुकसान है. पर्पसिव अप्रोच के बेटा नुकसान और फायदे क्या हैं, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. पर्पसिव अप्रोच के फायदे ये हैं कि as can be seen from the case example, justice right result is achieved in each case. ऐसा होता है या नहीं होता. आप हर केस का डिसीजन लेते हैं. अगर आप सिर्फ लिटरल रूल यूज करें तो हर केस का डिसीजन देना पॉसिबल है क्या. हर लॉ हर तरह की प्रॉब्लम्स को डील करता है. नॉवल ड्यूटी सिचुएशंस भी आती हैं बेटा. नॉवल सिचुएशंस भी लॉ में होती हैं. लॉ में 50-60% चीजें वो होती हैं जो हर दफा नॉवल होती हैं, नई आती हैं. उनको डील करने के लिए पर्पसिव अप्रोच ज्यादा सूटेबल है बजाय ये कि आप लिटरल रूल पे जाए. फिर जजेस कैन टेक अकाउंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर पासिंग द एक्ट. टेक्नोलॉजी की वजह से आप मल्टीपल चीजें जो हैं, अब देखें एक लॉ 1990 में बना था, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई है. आपके पास क्लियर एग्जांपल है एम्ब्रियो वाली. वो जो इशू था, प्रॉब्लम था, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता. आपका लॉ 1920 में हुआ है, बना है, और क्या वो आज के प्रॉब्लम्स को डील करेगा. साइबर क्राइम, मैं एक एग्जांपल देता हूं क्लियरली. साइबर क्राइम तो 2000 के बाद की पैदावार है. बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट साइबर क्राइम की 2000 के बाद. तो साइबर क्राइम अगर 2000 के बाद अगर डेवलप हो रहा है, साइबर क्राइम अगर 2000 के बाद डेवलप हो रहा है, तो लॉ अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड जो बना था वो 1970 में बना था, तो क्या आज उसी तरह साइबर क्राइम एक ही तरह से होता है जो 1970 में होता था? नहीं. तो साइबर क्राइम्स की डेवलपमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ जरूरी होती है. तो जज इसलिए पर्पसिव अप्रोच के थ्रू डिसीजंस तक जा सकते हैं. इज इट क्लियर? जजेस कैन इजीली फिल द गैप बिटवीन द प्रॉब्लम्स इन द लॉ and the existing problem which they are dealing. जो भी आज वो प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं जज पिछले लॉ और आज के फैसले के दरमियान गैप जो था उसको खत्म कर देता है बाय पर्पसिव अप्रोच. ये फायदा है इसका. नुकसान क्या है? बाइसनेस. जज की अपनी मर्जी शामिल होगी तो मे भी वो गलत हो. ऐसा है या नहीं है? जज जब करेंगे डिसीजन तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहेगा क्या? जजेस जब अपनी इंटरप्रिटेशन देने लगेंगे तो फिर तो वो जजबिशल इंटरप्रिटेशन हो जाएगी. जजेस ऑन इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, वो पार्लियामेंट के लॉ से हट जाएगा. ऐसा है, ये भी इसका एक नुकसान है. फिर आप अगर एक लॉयर हैं तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को क्लियरली नहीं बता सकते कि आपका डिसीजन, आपके केस का डिसीजन क्या होगा. जब जज हर दफा अपनी अप्रोच या अपनी सब्जेक्टिव रीजनिंग को डालेगा तो क्या आपको पता है कि जज जो है वो इसका डिसीजन क्या देगा?
तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती इस सिस्टम के साथ, लॉयर्स के क्लाइंट खत्म होने शुरू टूटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि दूसरी बात कि पार्लियामेंट की इंटेंशन को, जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था तो जज को क्या पता कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लोगों की क्या राय थी, क्या इंटेंशन थी, डिबेट क्या थी। तो इसलिए आप इसमें भी एक प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट हो। इज इट क्लियर? ये आपके नुकसान और फायदे होंगे इसके। अब आपने लिखने कितने कितने हैं, जो 15 नंबर का सवाल है, आपने कितने फायदे और कितने नुकसान लिखने हैं। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले आप डिस्कस करेंगे, लिटरल रूल को, इसका एक एडवांटेज लिखें, एक डिसएडवांटेज लिखें। इसका भी आप एक एडवांटेज लिखें डिटेल में, लेकिन डिटेल देनी पड़ेगी फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर आंसर। प्रॉपरली कनेक्टेड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए सवाल के साथ। फिर इसका एक डिसएडवांटेज लिखें, या दो दो पॉइंट्स को आप मर्ज करके एक बड़ा पॉइंट भी बना सकते हैं, ये भी बन जाता है सवाल। एक ही पैराग्राफ में दो पॉइंट भी डिस्कस, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन फिर कम हो जाएगी, आपकी एक्सप्लेनेशन की वजह से आपके नंबर कटेंगे एनालिसिस में। इज इट क्लियर? इसके अलावा फिर आपने एंड पे अपनी ओपिनियन देनी है। तो कितने पैराग्राफ हुए इसमें? दो पैराग्राफ इधर, दो पैराग्राफ इधर, और एक पैराग्राफ ओपिनियन में। ओपिनियन क्या देंगे फिर इसकी आप? ओपिनियन में आप बताएंगे कि क्या ये इंटरप्रिटेशन में से ज्यादा बेटर कौन सी है। इस तरह भी दे सकते हैं, या ज्यादा बेनिफिट्स हैं इंटरप्रिटेशन के, या ज्यादा नुकसान है इंटरप्रिटेशन के, भी आप दे सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? एग्जांपल्स दे दें तो बहुत बेहतर। लॉज मैंने कहा है कि इस चैप्टर में अगर आपने नंबर लेने हैं तो आपको केस लॉज याद करना और सिलेक्टेड केस लॉज याद करें, सारे ना याद करें। बैरीमैन वाला कर लें, इसके अलावा वो बोरो कौंसल वाला याद कर लें, इसके अलावा आपने ये जोन्स वर्सेस टावर बोर्ड कर लें। ठीक है, आपके ये मल्टीपल, इसके अलावा इसमें अगर आप देखें मिस्ट्री रूल में आपकी एक ही है वो क्या नाम है इसका, ग्रे वर्सेस एलियट वर्सेस ग्रे वाला केस है। ठीक है, इसमें से आप आर वर्सेस एलन का कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है और इजी टू मेमोराइज है। ठीक है, इसमें से आर वर्सेस एलन कर। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो आपको मैंने केस लॉस भी बता दिया कि एक आप ये कर ले फिशर, ये इजी है। इवन फिशर एंड बेल वाला केस भी काफी दफा आपने पहले भी डिस्कस किया होगा, मतलब और टॉपिक्स में भी आता है। फिशर वर्सेस बेल वाला वो फ्लिक नाइफ वाला केस था, वो जो फ्लिक नाइफ लटका हुआ था एक शॉप के अंदर डिस्प्ले था, ये उसके हवाले से, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आपका इजी है। हाँ, बैरीमैन लिखते हैं, ये भी आप चलेगा। बैरीमैन केस भी अगर आप सिर्फ लिखते हैं तो ये चल जाएगी। आप पूरा नाम नहीं भी याद करते, आप सिर्फ ये लिख देते हैं बैरीमैन केस, फिर भी चलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक्सप्लेन द लिटरल एंड मिसचिफ रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। लिटरल तो हमने कर लिया था, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस में मिसचिफ रूल क्या होता है? मिसचीफ कहते हैं किसी गुम हुई, जो गुम हुई चीज होती है, जो एक एलिमेंट मिसिंग होता है, उसको गैप जिसको आप कह सकते हैं, उस गैप को फुलफिल करना मिसचिफ रूल। अब जज क्या करते हैं? 1970 में कोई लॉ बना था और उस लॉ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया गया था 2017 में दोबारा। लेकिन जो 2017 वाला लॉ जो है वो कंप्लीटली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा। तो जजेस कहां पे जाएंगे? 1970 के लॉ पे जाएंगे, वहां से भी हेल्प लेंगे। तो जो दोनों लॉज के दरमियान एक गैप हो जाता है, उस गैप को जब कवर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिसचीफ रूल। इज इट क्लियर बेटा? नहीं, नहीं कवर क्लियर हुआ? एक लॉ 2017 में बना था एक इशू पे, और उसी इशू पे पहला लॉ 1970 में बना था। दोनों लॉ में जो दोनों लॉज
में से जो 2017 में लॉ बना था वो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहा। जो प्रॉब्लम था, केस है जज के सामने, जो डिसीजन आया है या जो कोई प्रॉब्लम आई है वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो जज किस लॉ को देखेगा फिर? 1970 वाले लॉ को। उनमें जो गैप था, जो प्रॉब्लम है उसमें, उन दोनों लॉज के अंदर, उसको कवर करेगा जज। ये मिस्चीफ रूल है कि वो गैप्स को तलाश करता है, दोनों लॉज के दरमियान जो गैप्स हैं उनको तलाश करके उसका आंसर निकालता है। इज इट क्लियर? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। अब ये क्या नाम है, ये वाला एलियट वर्सेस ग्रे का केस है। द डिफेंडेंट्स कार वाज पार्क्ड ऑन ए रोड, इट्स व्हील्स वर ऑफ द ग्राउंड as it was suspended jacks and its battery was missing. The defendant was charged with the offense of using the uninsured vehicles on road contrary to the Road Traffic Act 1930. The defense argued that the car was not being used on the ground, it was not able to be driven. वो चलाई नहीं जा सकती थी, ना उसमें इंजन था ना उसके पहिए थे, तो कार कैसे हुई? उसमें लिखा था द इंटरप्रिटेशन, when interpreting the act the court applied the mischief rule and decided that the car was being used on the road, that the car was being used on the road, it was a hazard to other road users and it needed to be insured in case of an accident or causing an accident. The act was aimed at ensuring road users were compensated if injured by hazards on the road. अब यहां पे मिस्चीफ रूल क्या था कि उसने करंट सिचुएशन को 1930 वाला जो इशू था उसके साथ लिंक किया। जो एक गैप था इसके अंदर वो फुलफिल जज ने किया था। करंट क्या 1930 के बाद कोई भी केस नहीं आया था? ये भी आया, वो 1970 में आया, 60 में ये एलियट वर्सेस ग्रे का केस था, मे बी 2010 में आया हो केस। तो नए रूल ट्रैफिक भी तो बने होंगे ना, लेकिन वो प्रॉपरली इशू को डील नहीं कर रहे थे, तो जज ने गैप को फाइंड आउट करके डिसीजन दिया कि मिस्चीफ। बस ये एलियट वर्सेस ग्रे को आप याद रखेंगे ज्यादा। सेगवे मोटर्स वाले को, कौन से वाला केस है? इसमें सेगवे मोटर्स वाला भी केस आपका आ सकता है, इधर कहीं पे होगा सेगवे मोटर्स वाला, ये वाला। ये सेगवे स्कूटर वाला केस क्या था? ये सेगवे मोटर वाला या स्कूटर वाला केस क्या था? सेगवे स्कूटर्स वाले में ये हुआ था कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स होती है तो उसको हम मोटर कहते हैं, बाकी मोटर नहीं होती। ये थोड़ा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है, तो इसलिए इसको ना करें, ये ज्यादा इजी मैंने बता दिया आपको, एलियट वर्सेस ग्रे का सबसे इजी केस है। इज इट क्लियर? जी बेटा। अब अगला सवाल फिर जनरल सवाल है। सवाल देखिए, assess the extent to which the rules of statutory interpretations prevent judges from making law. सवाल को समझें। बेसिकली क्या है इसके, इसमें लिखना क्या है, इसमें क्या लिखना है आपने, बताएगा कोई? हाँ जी, इसमें लिखना ये है कि आपके एडवांटेज, जी बेटा, वेल डन, वेल डन, गुड। अब इसमें क्या है कि आपने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के फायदे और नुकसान लिखने हैं। सारी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की जितनी भी टाइप्स है उनके क्या लिखने हैं, जनरल एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने, और उनको लिंक करने कि कैसे वो जजेस को मेकिंग लॉ की तरफ लेके जाता है। देखिए गोल्डन और लिटरल रूल जो है, क्या जजेस को लॉ मेकिंग की तरफ लेके जाता है? फायदे क्या है गोल्डन और लिटरल रूल के?
तो आपने गोल्डन और लिटरल रूल के फायदे लिख देने हैं, परपसिव और मिसचीफ रूल के नुकसान लिख देंगे। अब मैं इसके मेरे ख्याल में जनरल इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिए हुए होंगे एट द एंड। ये इसके कंबाइन दिए हुए एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहां से आप कोई भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप उठा लें। आप उठा लें कि follows the wording set by the parliament. This shows that judges cannot make their own laws. क्या जजेस, लिटरल रूल हमें क्या सिखाता है कि जो जज होता है वो डिक्शनरी मीनिंग देखेगा, जज पार्लियामेंट के जो वर्ड होंगे उनको एज इट इज ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट करेगा, जज विल यूज दीज वर्ड्स इनटू देयर रूलिंग्स, देयरफॉर इट सेव्स जजेस फ्रॉम मेकिंग देयर ओन laws. Therefore, this statutory interpretation is saving judges from making laws. Golden rule का फायदा क्या है? Judges can use a little bit more सर ये एक एक एडवांटेज लिखना है हर रूल का? जी बेटा, मैं कह रहा हूँ एक एक एडवांटेज लिखना है हर रूल का। हर रूल का ना लिखें बेशक, आप दो गोल्डन और लिटरल रूल का एक एक एडवांटेज लिख दें, इन पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाएं और इसको लिंक कर दें not able to make laws, not able, judge not able to make law, not able to make law, और इसको भी आप मिक्स करके पॉइंट बनाएं not able to make law, not able to make law। क्या मतलब सर, समझ नहीं आ रही, नॉट एबल टू मेक लॉ। भाई सवाल क्या है, सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इट प्रिवेंट्स जजेस फ्रॉम मेकिंग लॉज। क्या ये जजेस को रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो आपने हर पॉइंट को लिंक किससे करना है फिर, कि जज को प्रिवेंट करती है कि नॉट एबल टू मेक लॉ। ठीक है जी सर। इसी तरह इन वाले पॉइंट्स का आप डिसएडवांटेज को आप यूज करेंगे और ये इसका आप लिखेंगे एबल टू मेक लॉ, जज एबल टू मेक लॉ, और इसका भी आप लिखेंगे जज एबल टू मेक लॉ। कैसे? अब ये देखिए कि क्या मिसचीफ रूल में जज जब गैप्स फाइंड आउट करेगा तो वो अपनी अप्रोच को यूज, अपनी सब्जेक्टिव रीजनिंग को यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जज मेक लॉ मेकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भाई। जब there is a risk of judicial law making because mischief rule, it is not as wide as the purposive approach. It is limited to looking back to the old law, can make the law uncertain because judges sometimes interpret the laws in their own ways. Therefore, the laws which were made in many years ago, these laws were not exactly implemented in the society. Therefore, when judge used that law in his interpretation, that sometimes become ambiguous and it is considered as making law by the judge. और पर्पसिव अप्रोच ये तो सीधा सीधा बताती है। पर्पसिव अप्रोच में मुझे बताएं कि हम जितने मर्जी साइकेट्रिस्ट बन जाएं, क्या हम किसी बंदे का माइंड रीड कर सकते हैं? 100% माइंड रीडिंग पॉसिबल है? चला नहीं है ना पॉसिबल। तो पर्पसिव अप्रोच में तो जज को कैसे पता कि पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या है? जज के पार्लियामेंट में बैठा हुआ था हर वक्त? वो लॉ बना था 1930 में, जज पैदा हुआ था 1970 में। जज को क्या पता कि पार्लियामेंट ने उस वक्त क्या कहा था? इंटेंशंस को कैसे पता? दिस शोज दैट व्हेन जज यूज पर्पसिव अप्रोच, इट is basically parliamentary, it is basically law which is made by the judge। आपने ये लिखा, एंड पे आप अपनी ओपिनियन दे दो। आप समझ आ गई इसको कैसे हैंडल करना है? कोई भी चीज आपकी बुक से बाहर से नहीं है, एक बात याद रखिएगा, हर चीज बुक के अंदर से है, ऐसा है। लेकिन आपको कंटेंट को यूटिलाइज करना आना चाहिए।
फिर अगला आप देखेंगे, अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एड्स यूज्ड बाय जजेस इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। सबसे आसान सवाल है। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है? इनसाइड द लॉ। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? आउटसाइड ऑफ द लॉ। अब मैं आपके सामने आपको ये आपके सामने एक लॉ मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। लॉ में ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा एक्ट है आपके सामने? ड्रग्स एक्ट 1976। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ड्रग्स याद आती है। अच्छा, अब इस एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है? ये ऊपर कंटेंट्स हैं। कंटेंट से हमें क्या हेल्प मिलती है? अगर हम सारे जज हैं, कंटेंट से हमें क्या हेल्प मिलती है लॉ के बारे में? कि इसके इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कौन सी चीजों से प्रोहिबिट रहना है, हमें इससे पता चलेगा कौन से ऑफेंस हैं, और आगे पेज नंबर से हमें क्या पता चलेगा कि इस पेज पे जाऊंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा। ये जज के लिए क्या होता है? जज ने जब पढ़ना होता है तो जज क्या करता है? इस चैप्टर पे जाते हैं, इस चैप्टर के उस पेज पे जाता है, उधर से वो देख लेते हैं। ये इंट्रिंसिक एड है, लॉ के अंदर एड है। फिर हर लॉ के अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5। ये सेक्शंस हमें क्या बताते हैं? ये भी तो हमें एड दे रहे हैं। ये डेफिनेशंस दी हैं, ये डेफिनेशंस बताती है कि पार्लियामेंट किस चीज को ड्रग कहती है, ये भी हमें मीनिंग बता रहा है। फिर इसके अलावा लॉ के अंदर ये सारी चीजें हमें, ये डेफिनेशंस नजर आ रही हैं, इसके अलावा सेक्शंस नजर आ रहे हैं, फिर चैप्टर्स नजर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा जब ये लॉ को अगर हम देखते हैं तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर या इन डॉक्यूमेंट्स के नीचे फुट नोट्स भी हो सकते हैं, फुट नोट्स भी हो सकते हैं, एंड नोट्स भी हो सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट। ये सारी चीजें जो लॉ के, जो जिस लॉ की बात हो रही है उस लॉ के अंदर जो भी तरीके से आपको मदद मिल रही है लॉ को इंटरप्रेट करने में, वो इंट्रिंसिक एड्स है। वो कौन सी एड्स है? इंट्रिंसिक एड्स है। अब हर लॉ के अंदर फर्दर, अब ड्रग्स ऑर्डिनेंस है फॉर एग्जांपल ये वाला। अब इसके अलावा और भी तो ड्रग्स से रिलेटेड लॉज बने होंगे या नहीं बने होंगे? अब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप, हमारे और इंडिया के डायनेमिक्स काफी सेम है। इंडिया और हमारे लोग काफी, हम लोग मिलते जुलते लोग हैं ना, हमारे प्रॉब्लम्स, रिचुअल्स काफी हद तक सिमिलर है। हम उनसे, उनके लॉ से भी कोई फायदे लेंगे या उनके लॉ को स्टडी करके अपने केस को सॉल्व करेंगे। वो कौन सी एड होगी? एक्सट्रिंसिक एड होगी। जब आप लॉ से बाहर, लॉ के बाहर जज देखता है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब इस ड्रग एक्ट में उसे अपने केस का सोल्यूशन नहीं मिला, फिर वो किधर से सोल्यूशन ढूंढेगा? अगर ड्रग एक्ट से नहीं मिलता तो वो एक्सट्रिंसिक एड पे जाएगा, हेंसर्ड पे जाएगा। हेंसर्ड सबसे बड़ी एड होती है। हेंसर्ड क्या होता है? पार्लियामेंट की जो स्पीचेस होती हैं उनका रिकॉर्ड भी तो पड़ा होता है, वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है या नहीं होती? उन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकता है जज कि जब ये ड्रग एक्ट बना था तो उस वक्त पार्लियामेंट क्या सोच रही थी। ये एक्सट्रिंसिक एड्स होती हैं। तो अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स आपकी क्या है? ये भी आपके कहाँ पे लिखी हुई है? यहाँ पे ये भी बुक में होंगी। ये है टाइटल होता है, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट होता है, ये इंट्रिंसिक एड होते हैं सारे लॉ के अंदर। जो हेडिंग्स लॉ के अंदर जो होती हैं, स्केजुअल्स लॉ के अंदर, मार्जिनल नोट्स, समटाइम्स साइड पे नोट्स बनाए होते हैं। जैसे इस बुक में ये मार्जिनल नोट्स हमें क्या बता रहा है? ये मार्जिनल नोट है, ये हमें क्या बता रहा है? ये मार्जिनल नोट जो लिखा हुआ है आपके ये सामने, ये हमें क्या बता रहे हैं मार्जिनल नोट? कि इस चैप्टर, इस पेज पे ये चैप्टर डिस्कस किया हुआ है हमने। ये इंट्रिंसिक एड है या नहीं है?
इजी टू अंडरस्टैंड है। हमें दोबारा कंटेंट पे जाना पड़ेगा देखने के लिए कि ये कौन सा चैप्टर है? हमें डायरेक्टली ये पेज ही बता रहा है कि इस पेज में कौन सा चैप्टर डिस्कस है, कौन सा यूनिट डिस्कस है। इसी तरह मार्जिनल नोट्स के बाद इंटरप्रेटिव सेक्शंस होते हैं, कुछ लॉज में इंटरप्रेटिव सेक्शंस होते हैं, पहले से दिए होते हैं। जैसे इस बुक के एंड पे ये आपको ये समझ लें लॉ की किताब है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि इसके एंड पे कोई क्वेश्चंस दिए हुए हैं या इसके एंड पे कोई ग्लॉसरी दी हुई है, कोई भी चीज ऐसी दी है, इसके शुरू में ग्लॉसरी दी हुई है। ये कभी आपने ग्लॉसरी यूज की है? आपने कभी जिंदगी में ये जो चीज होती है, ये इसको हम बोलते हैं ये टेबल ऑफ केसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कभी इसको यूज किया कि एडवर्ड्स वर्सेस कार्टर का आगे उसने ये लिखा हुआ है, एक ये दो और ये तीन, ये क्या चीजें हैं? ये आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे उसने लिखा हुआ है ये 363, 366, 368। इसका क्या मतलब है? ये इनका क्या मतलब है? ये 294, 298, ये इस पेज नंबर को खोलेंगे तो आपको ये वाला केस लॉ मिलेगा। अब ये वाला केस हेल वर्सेस जेनिंग का केस जो है, ये आपको 339, 341 पे मिलेगा। इसके अलावा फिशर वेल्स वर्सेस बेल का जो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये कहां पे है? 34 पेज पे, 37 पे, 198 पे, 206 पे, ये 4 जगह पे ये केस दिया है बुक में। ये क्या है आपके लिए? एड है या नहीं है? बताएं। तो ये किताब के अंदर ही आपको एड दी गई है, तो ये इंट्रिंसिक एड होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एड। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स का अब आपको क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। अब मुझे बताओ हमारे इसमें क्या मुश्किल है जो तुम्हें कहते हो कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, इसमें ये चीजें हैं? इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है भाई। सर समझ आ गई। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक एड्स क्या होती है? प्रीवियस एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द सेम टॉपिक। आप दूसरे लॉ पे जाएंगे। सर ये जो आपने लेक्चर रिकॉर्ड किए ये अभी भेज देंगे आप? क्लास खत्म अभी होने नहीं हो के सकता बाद बेटा, में आप बिजी हो गए? इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स टू बी अपलोडेड, क्योंकि ये मेरे पास ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो गूगल खुद करता है, मैं खुद नहीं करता। तो वो 4 से 5 घंटे खुद लेते हैं। नहीं सर, तो अपलोड ना करें वैसे नहीं भेज मेरे सकते पास इख्तियार, रिकॉर्डिंग? मुझे मेल में ही वो रिसीव नहीं होगा ना बेटा। ये मेल है ना मेरे पास, तो मेल में मुझे जो रिसीव होता है, तो मेल में रिसीव होने के लिए मेरे पास टाइम जो है वो कम से कम 4 घंटे चाहिए, ठीक है। चलो सर ठीक। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्या होती है? इसके अलावा डिक्शनरीज ऑफ द टाइम द एक्ट वाज पास्ड। हेंसर्ड क्या होती है? हेंसर्ड पे 2 नंबर का सवाल आ सकता है। व्हाट इज हेंसर्ड? दैट्स ऑल। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मेरा चैप्टर करा दूंगा। हेंसर्ड पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को कहते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ रिफॉर्म्स बॉडी। कल आपने एक लॉ रिफॉर्म बॉडी पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन जो अपनी रिपोर्टें देगा वो भी तो आ सकती हैं, ऐसा है या नहीं है? इसी तरह इंटरनेशनल ट्रीटीज आपने साइन की है। दुनिया में हर कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन का तो हर कंट्री तकरीबन मेंबर है या नहीं है? तो जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स होंगी उससे आप हेल्प ले लें। तो जब आप लॉ के आपको ऐसी कंडीशन या ऐसा केस आ जाए जो आपको कहीं पे नहीं मिल रहा, फिर आप कहां से हेल्प लेंगे? एक्सट्रिंसिक एड्स के ऊपर जाए। अब आगे सवाल आता है, अगले सवाल पे आते हैं। डिस्कस हाउ यूजफुल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एड्स इन द टास्क ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या लिखना है? डिस्कस हाउ यूजफुल। 2 साइड्स क्या बनेगी क्वेश्चन की? उजैर, 2 साइड्स क्या बनेगी? हाउ यूजफुल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एड्स इन द टास्क ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस। 2 साइड्स बनती है ना क्वेश्चन की, 15 मार्क्स में 2 साइड्स होती हैं। कैसे यूजफुल है और कैसे यूजफुल नहीं है। तो इंट्रिंसिक एड कैसे यूजफुल है, फायदे क्या है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के फायदे लिखने हैं, और दूसरी साइड पे आपने
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के दोनों के नुकसान भी लिखने हैं। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के फायदे क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे। इंट्रिंसिक इसके, अच्छा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के फायदे और नुकसान ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है सच, ये आपने खुद बनाना है। बना सकते हैं अगर आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स बनाने पड़े। फायदे क्या है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स के? इंट्रिंसिक का फायदा ये है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ विच इज गिवन, ये सबसे बड़ा फायदा है। इट सेव्स टाइम, वेल डन, इट सेव्स टाइम ऑफ द जजेस, ये इंट्रिंसिक का फायदा है। इट क्लियरली गिव द डायरेक्ट आंसर टू द लॉ मेकर्स, lawyers as well. Lawyers can simply give better suggestion to their clients regarding their issues, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता है कि जज इंट्रिंसिक एड के अलावा नहीं कोई फैसला देगा तो आप सही बता सकते हैं। एक्सट्रिंसिक एड का फायदा क्या है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड इजीली, नॉवल सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड इजीली। लेकिन इंट्रिंसिक का नुकसान क्या है? इट is limited, it is very narrow in approach, it does not cover sometimes all the situations which are given in a particular case. Extrinsic का नुकसान क्या है कि it may be the laws which are prevailing in the world are misfit in your country, the dynamics and the social standards of every countries are different, नहीं है? ऐसा ही होता है, हर कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर मॉरल्स डिफरेंट होते हैं। हमारे लिए बुरी चीज कूड़ा फेंकना बुरी बात नहीं है, लेकिन यूरोप वालों के लिए है। हमारे नजदीक हाथों में हाथ डाल के चलना दो बॉयज का बुरी चीज नहीं है, वहां पे वो इसको सिंबलाइज करते हैं किसी और चीज, ऐसा है। तो मतलब क्या है कि ये लिमिटेड जो अप्रोच है ये बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देती है लॉ को, तो इसमें फिर बाइसनेस, एरर, एम्बिगुइटी, शक, ये बढ़ जाते हैं आंसर। इज इट क्लियर बेटा? जी अमर, इज इट क्लियर बेटा? जी सर, आइडेंटिफाई क्लियर है। one extrinsic aid used in statutory interpretation. अच्छा, एक और फैक्ट बताऊं, समटाइम्स पेपर में 2 नंबर वाले सवालों को वो 1 या 3 नंबर का सवाल भी बना के दे सकता है। वो 5 वाले सवाल को फॉर इंस्टेंस कह देते कि 4 वाला बना के दे, 6 वाले को वो 7 वाला बना के दे दे, ये नंबर्स वेरिएट कर सकते हैं समटाइम्स। कंपल्सरी पोर्शन में जो छोटे सवाल होते हैं, बड़े वाले चेंज नहीं होंगे, 10 और 15 वाले 10 और 15 के ही रहेंगे। ये भी जो है वो कर रहे हैं, एग्जामिनर कर रहे हैं कुछ दिनों, कुछ सालों से, मतलब सालों से नहीं, लास्ट ईयर उसने किया था, लास्ट एग्जाम सीरीज में किया था। तो इसमें परेशान होने की, वन एक्सट्रिंसिक एड क्या है? एंसर्ड, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, इंटरनेशनल रिपोर्ट, लॉ रिफॉर्म्स बॉडीज। आइडेंटिफाई 3 रूल्स ऑफ लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज के रूल्स हैं, जो बड़े मुश्किल मुश्किल वाले नाम नहीं थे। एयस्टम जेनरस, नाम याद आए? ये एयस्टम जेनरस वाले जो रूल थे, ये आपके जो लास्ट में आपके लिखे हुए, एक्सप्रेसियो यूनियस अल्ट्रियस, ये वाले जो तीनों है, ये तीनों रूल्स ऑफ लैंग्वेज हैं, ये लैंग्वेज के रूल्स हैं। अच्छा, इस साल रूल्स ऑफ लैंग्वेज आने के चांस भी है। क्या है? रूल्स ऑफ लैंग्वेज पे सवाल नहीं बने हुए कभी भी। बने हुए? यस नो? नहीं बने हुए ना? आपको नजर आए कोई? तो आपने रूल्स ऑफ लैंग्वेज को इस साल ज्यादा फोकस में करने हैं, मोर फोकस ऑन रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन एटलीस्ट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ आपने 10 मार्क्स क्वेश्चन में इसको देखना। छोटी सी चीज है ये, किसने कहा इंफॉर्मेशन नहीं है? 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, ये 3 पेजेस पे लिखा हुआ है। नहीं नहीं, अभी कराना।
तो अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसमें रूल्स ऑफ लैंग्वेज में होते क्या है? एयस्डम जेनरस किसे कहते हैं? अब एयस्डम जेनरस का मतलब है when there is a general term at the end of few words. This means that the words सर ये preceding the रूल्स ऑफ general term. लैंग्वेज पे क्वेश्चन आने का चांस है ना? जी, रूल्स ऑफ लैंग्वेज पे। सही तो है। याद रखें कि एयस्डम जेनरस में क्या है कि जब आपका जनरल वर्ड्स लगा होता है, जैसे ये इसकी केस लॉ हॉब्स वर्सेस रॉबर्टसन का केस है, ये हमारे लिए बहुत आसान है। एयस्डम जेनरस में क्या लिखा हुआ था कि ब्रेकिंग, कटिंग एंड ड्रेसिंग और कार्विंग स्टोन, कंक्रीट, स्लैग और सिमिलर वर्ड मटेरियल। ये जनरल मीनिंग का मतलब क्या है? ये जनरल वर्ड है, सिमिलर मीनिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का कोई भी मटेरियल, स्टोन, कंक्रीट, स्लैग, ये तीनों चीजें वो होती है जो हार्ड होती हैं। लेकिन ये केस में वर्कमैन इंजर्ड हुआ था, ब्रिक से इंजर्ड हुआ था। क्या ब्रिक जो है वो स्टोन की तरह का मटेरियल है? क्या ब्रिक एक कंक्रीट है? क्या ब्रिक एक स्लैग है? नहीं। तो मटेरियल सिमिलर वो नहीं है, वो मड से बना होता है। ये सारी चीजें मड से नहीं बनी, इनकी हार्डनेस ज्यादा होती है, ये सख्त लगते हैं अगर लगेंगे। ये जब गिरते हैं तो ये पीसीस के अंदर इसका एक छोटा सा पीस भी आपको डैमेज कर सकता है। ब्रिक इस तरह नहीं करती। ब्रिक में भी ब्रिक की फॉर्म्स होती हैं, समटाइम्स बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, अनबेक्ड ब्रिक्स होती हैं, कच्ची ईंटें जो होती हैं, ये तो खुद बनाते हैं ना। ये आर वर्सेस रॉबर्टसन का, हॉब्स वर्सेस रॉबर्टसन का केस आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कौन सा है? एक्सप्रेसियो यूनियस अल्ट्रियस, एक्सक्लूसियो अल्ट्रियस। अब समटाइम्स जनरल मीनिंग, जनरल वर्ड नहीं लिखा होता, तीन चीजें लिखी है लॉ में, तो फिर वो लॉ उन तीन चीजों पे ही अप्लाई होगा। जनरल वर्ड्स कोई भी जनरल चीज और नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है? टेम्पेस्ट वर्सेस किल्नर के केस में क्या था? गुड्स, वेयर्स एंड मर्चेंडाइज। क्या इसके आगे जनरल वर्ड लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो टेम्पेस्ट वर्सेस किल्नर के अंदर जनरल वर्ड जब नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है ये जो लॉ होगा ये गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा, वेयर्स के ऊपर होगा, मर्चेंडाइज के ऊपर होगा। इसके अलावा कोई भी चीज अगर आएगी तो वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, एक्सक्लूसियो होगी, वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। एक्सक्लूसियो का मतलब ही क्या है? एक्सक्लूड करना। इज इट क्लियर बेटा? जी। फिर नुसाइटर एसोसियस, a man is known by the company he keeps, a word is known by the company it keeps। तो अगर वर्ड, अगर आप देखें तो वर्ड्स कुछ यूज हुए इसमें, इंटरेस्ट, एन्युटीज और अदर एनुअल इंटरेस्ट। वर्ड नंबर 2 और वर्ड नंबर 3 का सेंस क्या है? कोई भी चीज जो एनुअल है, क्या है? तो यहां पे इंटरेस्ट भी सिर्फ वो होगा जो एनुअल इंटरेस्ट होगा। बाकी दोनों कंपनीज, बाकी दोनों वर्ड्स की कंपनी क्या बता रही है कि तीसरे वर्ड का मीनिंग भी एनुअल नहीं आएगा। तो इसमें कंपनी जो थी, बाकी दो वर्ड्स की कंपनी ने हमें बता दिया कि दोनों का मीनिंग क्या है। इज इट क्लियर? तो ये आपका नुसाइटर एसोसियस है। तो ये आपकी मल्टीपल चीजें हैं जिसके ऊपर ये सवाल आ सकता है। इसमें आपको एक एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रखनी है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेनेबल होगा। इसके अलावा इस चैप्टर से लास्ट में आपने याद रखना है कि इस चैप्टर के ऊपर जो सवाल 1 और 2 मार्क्स के सवाल है वो बन सकते हैं। अभी बैठे जी। तो यहां तक हमारा ये चैप्टर भी कवर हो गया। अब अगर कोई सवाल आपको पूछना है इस चैप्टर से तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, फिर हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट